बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल कॉन्सर्ट के बिहाफ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दिस इज़ आवर 10th लेक्चर एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर फ़हाद मुनीर अब्बासी। रूटीन वाइज जैसा कि हर लेक्चर के शुरू में मैं आपको उस लेक्चर का लेआउट देता हूँ एंड वी जस्ट ब्रीफली डिस्कस करता हूँ आपसे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज़ लेक्चर। सो आज भी उसी ट्रिवियल मैनर के अंदर, उसी ट्रिवियल फैशन के अंदर स्टार्ट करेंगे। आई इनिशियली गिव यू अ लेआउट ऑफ टुडेज़ लेक्चर दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इन टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर विल गो थ्रू द हाइलाइट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की थी, किन किन चीज़ों को एनालाइज किया था और क्या कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमने गो थ्रू किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। वी विल सी देम इन दिस लेक्चर। थोड़ा सा हाइलाइट्स और ब्रीफली गो थ्रू करेंगे प्रीवियस लेक्चर के कंटेंट्स को। देन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, पर्टिकुलरली अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूं तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस लेक्चर फॉर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बिलखसूस कि जिन्होंने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी। तो कुछ थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि खालिस्तान फ़िज़िक्स से रिलेटेड हैं, लेकिन आज के लेक्चर में उनको डिस्कस करके कोशिश करूँगा कि आपको उसकी ज़रा इनसाइट दे सकूँ, आप समझ सकें कि कितने आसान और कितने हेल्पफुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अगर आप एक्सेल करते हैं और अगर आप यू विल गो थ्रू टू योर एमफिल एंड पीएचडी in fluid mechanics, then you will use these concepts very regularly. So इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है जैसा कि आप देखेंगे। एंड देन उनके लिए भी जिन्होंने फिज़िक्स इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ी है, दे आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज़रा उनको रिकॉल करा देंगे पिछली चीज़ें, एंड यू विल सी कि किस तरह चीज़ें बड़ी आसान और बड़ी सिंपल हैं। थोड़ा सा उनको बस बैठ के एक दफ़ा गो थ्रू करने की ज़रूरत है। इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेशंस और बहुत ज़्यादा उनकी से कैलकुलेटिव वर्क के बजाय सिंपली डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लेक्चर को अरेंज किया कि आपसे जो फिज़िक्स के जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर बायोंसी, बायोंट फोर्स, सेंटर ऑफ बायोंसी शामिल है। उसके बाद आर्शिमिडीज प्रिंसिपल एंड स्टेबिलिटी ऑफ अनकंस्ट्रेन्ड सबमर्ज्ड बॉडीज इन अ फ्लूइड, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रियल इक्विलिब्रियम। एंड देन चूँकि दिस इज़ द 10th लेक्चर, सो हम ज़रा रिव्यू करेंगे कि इन 10 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की और हमने अपने इस कोर्स को जो फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स है कहाँ तक पहुँचाया, और देन आज के लेक्चर तक इसको ओवरऑल रिव्यू करके समराइज़ करके नेक्स्ट लेक्चर से विल मूव ऑनवर्ड्स, इससे ऑनवर्ड्स हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियसली वी स्टडीड द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिक फ्लूइड्स। हमने जो चूँकि 2-3 लेक्चर से हमारा एक जो टॉपिक चल रहा है हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन का, और हम डिटेल में ज़रा उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो चूँकि 1-2 लेक्चर्स पहले इन और 8th लेक्चर हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की डेरिवेशन की, 7th लेक्चर के अंदर हमने उसकी डेरिवेशन की थी, 8th में हमने उसको एनालाइज़ किया, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उसके डिफरेंट फॉर्म्स को, एंड वी जस्ट फिगर्ड इट आउट कि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म और क्या शेप है, एंड इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या फॉर्म और क्या शेप है, और किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को फॉर आवर बेनिफिट इन 2 डिफरेंट केसेस। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स और कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखा कि किस तरीके से हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स को यूज़ किया जा सकता है टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, जहाँ के हमने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की एक मिसाल कंसिडर करते हुए हमने उसके टॉप और बॉटम के ऊपर प्रेशर कैलकुलेट किया था, मेकिंग यूज़ ऑफ एयर एज अ फ्लूइड। वो दोनों केसेस डिस्कस किए थे कि जब हम एयर को एज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड डील करें तो तब क्या होगा, और जब एयर को एज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डील करें तब कंप्यूटेशंस की क्या फॉर्म होगी। उसके पैरेलल हमने एक
सीपेज शुदा कंटेनर को एज सीप्ड कंटेनर को भी स्टडी किया था, जिसके अंदर पानी की सीपेज की वजह से देयर वाज अ कंटामिनेशन एंड वी मेजर्ड द प्रेशर बिटवीन द टू layers. The one was of gasoline and the other one was of water. दो लेयर्स के बीच हमने प्रेशर को कैलकुलेट किया था, जिनमें से एक लेयर was of water and the other layer was of gasoline. वहाँ पे because we were dealing with liquids, so we used the hydrostatic equation for incompressible fluids and उसको यूज़ करते हुए हमने प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज़ कंप्यूट की थी at different locations obviously. तो जनरली इन द प्रीवियस लेक्चर और द कोर ऑफ द प्रीवियस लेक्चर वाज कि हम हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को यूज़ करें इन डिफरेंट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इन डिफरेंट इंजीनियरिंग फिनोमेना टू डिटरमिन द प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो हमने जो एग्जांपल्स लास्ट टाइम कैलकुलेट की और उनको सॉल्व किया, वो बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में थी कि यू शुड बिकम फेमिलियर विद द यूजेज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन एंड हाउ वी शुड बी यूजिंग देम एंड हाउ these are tackled in real life engineering problems. Making use of the physical interpretation. Obviously the physical interpretation of pressure distribution in static fluids, ये तो चूँकि उस लेक्चर का से कोर थी कि हम इसका यूजेज और फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें कि कहाँ पे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या मानी और मतलब इसकी क्या अफादियत है हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की. एंड वी सॉ दैट कि लास्ट टाइम इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू that pressure remains constant throughout the horizontal plane. It only is varied in the vertical direction, which was obviously one of the outcomes of the hydrostatic equation. Then at the end of the previous lecture, I discussed briefly with you the concept of standard atmosphere. Standard atmosphere क्या चीज़ है और किस तरह ये एक standard set किया गया है to calculate different quantities like pressure, temperature and density in the atmosphere of the earth. जैसे जैसे altitude वेरी करता जाता है, जैसे जैसे हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर उठते जाते हैं, तब प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी के अंदर फ़र्क आता जाता है. और इस फ़र्क को कैसे मेजर किया जाता है, इसकी डेरिवेशन कराए बगैर ही आई शोड यू फ्यू रिलेशंस जो कि हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज़ करते हुए फाइंड किए जाते हैं. उनको आई शोड देम टू यू के दीज आर द रिलेशंस एंड देन अ टेबल वाज गिवन टू यू के जिसके अंदर वैल्यूज़ प्रोवाइडेड थी कि कितनी हाइट के ऊपर किस किस तरह टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करते हैं. एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू कि अगर आप खुद से इसको कैलकुलेट करें तो इट विल बी ए गुड से एक्सरसाइज कि आप डिफरेंट हाइट्स के ऊपर डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड densities and pressure calculate करें, making use of the relations those were provided to you in the previous lecture, and then compare your results with the values given in the tables. So it will be a good assignment. So this was our previous lecture और हमने ये वो चीज़ें थी जिनको कवर किया और डिस्कस किया था in the previous lecture. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ दो तीन क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद द फिजिकल कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले एक चीज़ के इट इज़ श्योरली मैं आज भी उसी चीज़ के ऊपर कायम हूँ जो मैंने पहले लेक्चर में आपसे कही थी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स कि नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर दिस कोर्स. जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज़ होते हैं वो हम जनरली डिस्कस किए करेंगे और कर लिया करेंगे इन अ वेरी से कैजुअल मैनर और जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम उसको डिस्कस करके आई ट्राई टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स ताकि आपको उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने में आसानी हो. सो ये उसी सिलसिले का एक पार्ट है. सो ये जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो कि इनकी यूटिलाइजेशन इन दैट सेंस इतनी ज़्यादा शायद ना हो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के रिसर्च के लिहाज से जब आप परस्यू करेंगे, लेकिन दीज आर बीइंग यूज्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च. ये जब भी फ्लूइड से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो ये कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर हैं जो कहीं ना कहीं साथ साथ रन ज़रूर कर रहे हैं.
शायद इतने प्रोमिनेंटली एक्सप्लिसिटली आपको नज़र नहीं आते, बट इम्प्लिसिटली इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसी के तनाजुर के अंदर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आई लाइक टू आस्क, कभी आपने ये सोचा ज़रूर होगा परहैप्स कि क्यों कुछ चीज़ें जो पानी में डूब जाती हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो पानी में नहीं डूबती। व्हाट इज़ द रीज़न प्रिसाइजली बिहाइंड दैट? क्या चीज़ है जो किसी चीज़ को पानी में डुबो देती है और किसी चीज़ को पानी में तैराए रखती है? व्हाट इज़ द थिंग, व्हाट इज़ द साइंटिफिक प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ द साइंटिफिक थिंग व्हिच कीप्स any particular thing floating on the water and any other thing when placed on the surface of the water it sinks? तो कोई तो चीज़ ऐसी होगी। तो what do you think about that? This is a good question. Since this mode of teaching does not allow any communication in this manner, so I'd like you to write it down right at this point of time कि इसको लिख लें कि what do you think, what is the thing कि जो चीज़ किसी भी बॉडी को या तो पानी के अंदर सिंक कर दे या उसको स्विम कराए रखे, फ्लोट कराए सरफेस के ऊपर। व्हाट इज़ दैट प्रिसाइज थिंग? जस्ट राइट इट डाउन। ओके, एंड द अदर थिंग इज आपका वेट का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज वेट? व्हाट एग्जैक्टली इट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास, आई एम टॉकिंग अबाउट वेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मास में और वेट के अंदर फ़र्क है। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, एनी बॉडी ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। वेट कुछ और चीज़ है। वेट प्रिसाइजली अगर आप इसको बिल्कुल आम अल्फाज में कहना चाहें तो ये इट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। किसी भी चीज़ को जिस ताकत से ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको वेट कहते हैं। सो दिस इज़ से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। मास से फ़र्क है। क्या ये एक फोर्स है? आई लीव इट टू यू कि आप ज़रा इसको भी सोचें एंड राइट इट डाउन कि व्हाट प्रिसाइजली इट इज़। अच्छा, दूसरी चीज़ है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पढ़ी भी ज़रूर हैं, हमने उसको डिस्कस भी किया था और थोड़ा सा उसका एनालिसिस भी किया था इक्विलिब्रियम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर कोई वो फिज़िकली, मेरे तो ख्याल के अंदर वो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था इक्विलिब्रियम का। इट वाज बैलेंस ऑफ फोर्सेस, जिसको यूज़ करते हुए हमने अपनी हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन डिराइव की। अगर तो इट इज़ क्लियर टू यू देन इट इज़ वेरी गुड, एंड इफ इट इज़ नॉट देन सिंपली टेक इनटू अकाउंट a mathematical equation which says that x minus y is equal to 0. Simply, x is some quantity, y is another quantity. Since x is positive and y is negative, इसका मतलब है कि दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, सो दोनों की खासियत और खसलतें मुख्तलिफ हैं और ऑपोजिट हैं, ना सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि ऑपोजिट हैं। नाउ अगर ये दोनों ज़ीरो हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो x और y दोनों इक्वल टू ज़ीरो हों या ये दोनों इक्वल हों। अगर दोनों ज़ीरो हैं तो दिस इज़ द ट्रिवियल सोल्यूशन, जिसको हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान के अंदर ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं कि ऑब्वियसली दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, कि इट ब्रिंग्स नो न्यू इंफॉर्मेशन टू अस विच इज़ वर्दी टू अस। तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया। दूसरे केस के अंदर इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन x इज़ इक्वल टू y। तो नाउ इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि x और y सिंपल क्वांटिटीज़ नहीं, सिंपल नंबर्स नहीं, ये फोर्सेस हैं, तो ये इक्वेशन इसी तरह ट्रू है। और इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर फोर्सेस के बैलेंस का जो तरीक़ाकार है वो भी एक्सप्लेन होता है, और इसी तरह इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है कि व्हेन दो फोर्सेस को आप एड अप करें तो दे बिकम ज़ीरो। नेट इफ़ेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस का इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाए, और ये तभी हो सकता है जब दोनों फोर्सेस या जो ज़्यादा फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर रही हों, एक दूसरे का ऑपोजिट हों। उसी केस के अंदर ही जो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो।
Now what is buoyancy? When a body is either wholly or partially immersed in a fluid, the hydrostatic lift due to the net vertical component of the hydrostatic pressure forces experienced by the body is called buoyant force and the phenomena is called buoyancy. जब भी कोई भी फिजिकल बॉडी पानी में या किसी भी फ्लूइड के अंदर से इमर्स्ड हो तो उसको एक ताकत, एक फोर्स का सामना करना पड़ता है जो कि उसको ऊपर की तरफ, वापस की तरफ धकेलती है. ये जो फोर्स है ये लार्जली डिपेंड करती है कि उस बॉडी ने कितने फ्लूइड को डिस्टर्ब किया है, कितने फ्लूइड को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया है. तो उतनी ज़्यादा उसको जितना ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना उसको करना पड़ेगा. इस फोर्स को बायोंट फोर्स कहते हैं और इस पूरे फिनोमेना को बायोंसी कहा जाता है. मतलब बायोंसी इज़ एन अपवर्ड फोर्स. ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़ जो उसके अंदर सिंक कर रही है फ्लूइड के अंदर, जो उसके अंदर ड्राउन कर रही है, इट विल मूव डाउनवर्ड्स. और इसको स्टॉप करने के लिए जो बायोंसी के फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स होगी, which is quite obvious that it will act in the opposite direction, exerted by the fluid on the body when the body is immersed in a fluid or on a floating on a fluid. This upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Again ये weight का वही concept है जो हमने previous slide में for the sake of discussion आपसे डिस्कस किया था. This upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the body. So जितना fluid कोई body fluid के अंदर जब immerse होगी तो वो displace करेगी, उतनी ज़्यादा उसको force या buoyant force का सामना करना पड़ेगा. अगर आप कोई एक छोटा सा कंकर फेंकते हैं, कोई एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो उसकी buoyant force जो उसको फेस करनी पड़ेगी वो कम होगी. क्यों? क्योंकि उसने कम फ्लूइड को डिस्पर्स किया और डिस्प्लेस किया अपनी जगह से. क्योंकि उसके पैरेलल आप बड़ी ईंट या बड़ा रॉक किसी पानी के अंदर थ्रो करें, किसी पाउंड के अंदर थ्रो करें तो उसको जो आप थ्रस्ट या जो बायोंट फोर्स फील करनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी. क्योंकि जो फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया अपनी जगह से दैट हैज़ लार्जर वेट. Take a look at this figure. This shows that how buoyancy works. This is a mere example of an ice cube in a glass of water. The buoyant force keeps floating it. कुछ जो इस ice cube का part है that is immersed in water, whereas remaining part is out of the water. So the buoyant force is holding it up right there, and it's not allowing it to sink down. And so अब देखें gravity की वजह से this cube of water tries to move down, whereas there is something which is holding it up, which obviously now we know that it is the buoyant force जो इसको ऊपर की तरफ रोके हुए. So यार weight जितना इसका weight ज़्यादा होगा, जितना इस ice cube का weight ज़्यादा होगा उतनी ज़ोर से it will move down. और जितना इसका weight ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा fluid ये displace करेगा एंड उतनी ज़्यादा बायोंट फोर्स का इसको सामना करना पड़ेगा. अब देखें ग्रेविटी इज़ अ फोर्स विच से अट्रैक्ट्स और पुल्स द बॉडी डाउनवर्ड्स. बायोंट फोर्स इज द फोर्स विच पुशेस द बॉडी अपवर्ड. अब ये दो ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गए. ये चीज़ ज़रूरी है थोड़ा सा, आप अगर यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लें तो आई होप कि ये बायोंट फोर्स और बायोंसी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहेगा. ग्रेविटी इज पुलिंग अ बॉडी डाउनवर्ड्स whereas द बायोंट फोर्स इज पुशिंग इट बैक अपवर्ड्स. अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, इफ अ बॉडी कीप्स सिंकिंग, listen closely, if a body keeps sinking into the fluid, this means that gravity acting on the body has a larger value compared to the upthrust. अगर कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड के अंदर डूब जाती है, इसका मतलब है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द बायोंट फोर्स देन द अपथ्रस्ट, और उससे ज़्यादा है जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है वो वीक है और जो नीचे की डायरेक्शन में लग रही है वो स्ट्रॉन्ग है. दैट्स व्हाई द बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स. ओके, नाउ इफ सम बॉडी इज से moving upwards,
अगर आप उसको एक फ्लूइड में छोड़ें, इमर्स करें और उसको छोड़ दें, देन इट मूव्स अपवर्ड इनटू द और टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, देन दिस मीन्स के ग्रेविटी उसको नीचे नहीं पुल कर पा रही बल्कि बायोंट फोर्स उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, इट इज़ फार लेस देन द बायोंट फोर्स विच इज़ acting on a body. And if a body is say immersed and it keeps suspending in the fluid, then the buoyant force and the gravitational forces acting on the body are equal in magnitude. अगर वो दोनों forces बराबर हैं, जैसा कि I told you in the previous slide that if x minus y equal to 0 only, अगर तो दोनों 0 हैं तो तब तो trivial case, जो कि नहीं है the case। तो चूंकि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक्स और वाई की, एक बायोंट फोर्स की दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स की, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है टोटली, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड्स है, तो ये दोनों उसी वक्त इनका नेट इफेक्ट जीरो होगा जब ये दोनों इक्वल होंगी। सो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोंट फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो देन द बॉडी विल बी net effect of these two forces on the body will be zero and the body will be in the state of an equilibrium, but only when these two forces are equal in magnitude. अगर कोई भी एक force strong होगी तो the body will move in its direction, leaving the other on its own. Well, the center of buoyancy is a point through which the force of buoyancy is supposed to act. As the force of buoyancy is a vertical force and is equal to the weight of the fluid displaced by the body, the center of buoyancy will be the center of fluid displaced. Take a look at this figure. Here is the surface of water and a body is immersed into it. In the part A of this figure, the body is floating, and in part B, it is a submerged body. अच्छा, इसके अंदर दो पॉइंट ज़रूर देखें, एक इज़ द center of buoyancy, which is denoted by B, and the other one is the center of gravity, which is denoted by G. And this is interesting. जिस line के through the buoyancy force is acting, that point is known as center of buoyancy. Now Archimedes principle is a very renowned principle, जो कि इसके शुरू में, इस कोर्स के शुरू में जब मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से फेमिलियर चीज़ें कुछ बता रहा था, तो आर्चिमेडीज का जिक्र आया, एंड आई टोल्ड यू दैट अमंग एंशिएंट साइंटिस्ट ही इज़ द वन विद considerable amount of contribution to the fluid mechanics. So this is say one of his leading works, which is the Archimedes principle. It states that the buoyant force denoted by Fb is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged body and acts vertically upward through the centroid of the displaced fluids. Or in other words, the net weight of the submerged body is equal to actual weight minus buoyant force. So this is very interesting. Water proposes an upthrust और बायोंट फोर्स टू होल्ड द बॉडीज अपवर्ड। इसीलिए देखें कुछ चीज़ें जो पानी के अंदर इमर्स्ड हों या स्विमर्स, दे फील वेरी लाइट इन वाटर, दे कैन स्विम, दे कैन इजीली गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर by swimming, by just simply a push of the legs or a simple somersault. They can travel a large amount of distance from one place to another. ऐसा कैसे है क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट वो फील करते हो? बिकॉज वो जो वेट है, वो जो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी भी इंसान की बॉडी को, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है इन वाटर। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द आर्चिमेडीज प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट द नेट वेट ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट माइनस बायोंट फोर्स। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को पुल कर रही है, दैट इज द एक्चुअल वेट, एंड देन सिंस इट इज पुलिंग इट डाउनवर्ड्स। लेकिन अगर कोई फोर्स उसको ऊपर की तरफ रोक के रखे तो दिस मीन्स के वो इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया,
और नलीफाई हो गया ग्रेविटी का बिकॉज ऑफ द बायोंट फोर्स. सो द बायोंट फोर्स on a partially immersed body is also equal to the weight of the displaced fluid. The buoyant force depends upon the density of the fluid and submerged volume of the body. For a floating body in static equilibrium, the buoyant force is equal to the weight of the body. Stability of unconstrained submerged bodies in a fluid. When a body is submerged in a liquid or fluid, the equilibrium requires that the weight of the body acting through the center of gravity should be collinear with the buoyancy force. Now, center of gravity is the point जहाँ पे बॉडी का तमाम वेट एक्ट कर रहा हो. आपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर अगर या घर के अंदर वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा कि जहाँ पे आप अपने किसी रजिस्टर या बुक को अपने फिंगर टिप के ऊपर प्लेस करके तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और अगर प्रिसाइजली आपकी फिंगर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मौजूद है तो देन यू विल बी एबल टू बैलेंस इट, अदरवाइज आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे. सो दैट पॉइंट इन अ सिंपल वर्ड वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे तमाम वेट एक्ट करता है. यू आर सपोर्टिंग दैट विद योर फिंगर और टिप ऑफ योर फिंगर और योर हैंड. इसी तरह अगर आप देखें तो मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन जब एक फुटबॉल को या एक बास्केटबॉल को अपनी फिंगर टिप के ऊपर रोटेट कराते हैं तो दैट टू अगेन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे प्लेस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन द फिंगर टिप. So that point is the center of gravity. Now, if the body is not homogeneous in its distribution of mass over the entire volume, the location of center of gravity does not coincide with the center of volume. Depending upon the relative location of G and B, the submerged body attains different states of equilibrium: stable, unstable, and neutral. Well, stable, unstable and neutral equilibrium ये क्या चीज़ है? Well, the stable equilibrium is located below B. In the stable equilibrium, G is located below B. Now, G here is the center of gravity and B is the center of volume. A body given being given a small regular displacement. देखें, equilibrium के concept से you people are familiar. कि ओनली द बैलेंस ऑफ फोर्सेस. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये बड़ा डिपेंड करते हैं ऑन द लोकेशंस ऑफ द जी एंड बी. क्लोजली अगर देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको जी का नाम दिया गया है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम जिसको बी का नाम दिया है, इनकी लोकेशन फ़र्क हो सकती है. दे कैन बी एट द सेम पॉइंट बट दे जनरली कैन बी एट डिफरेंट पॉइंट्स एज वेल. सो इनकी लोकेशंस बड़ी मैटर करेगी ये डिटरमिन करने में कि बॉडी इज इन स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इन स्टेबल इक्विलिब्रियम G is located below B, यानी center of gravity is located below the center of volume. A body being given a smaller angular displacement and then released returns to its original position by retaining the original vertical axis as vertical because of the restoring couple produced by the action of the buoyant force and the weight. So जो stable equilibrium है इसके अंदर a body will return into its position and the restoring due to the restoring couple produced by the action of buoyant force and the weight. Well, this is the stable equilibrium. अगर आप इसमें लेफ्ट से देखना शुरू करें तो पहली बात ये कि G is located below B, the center of gravity is located below the center of volume. The buoyant force is acting upward and the weight of the body or the gravitational force is acting downwards. And also कि अगर a body submerged in a fluid is in stable equilibrium, then अगर आप उसको थोड़ा सा tilt करेंगे या move करेंगे तो it will move back to the its original position. For example, अगर कोई फ्लास्क जैसे कि इस केस के अंदर हमने सबमर्ज किया वाटर के अंदर जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अंडर द सेंटर ऑफ वॉल्यूम, उसको अगर आप रोटेट करें तो इट विल ऑलवेज stay in an orientation such that it's open and faces upward.
तो दैट इज ड्यू टू इट द फैक्ट दैट इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो आप जब भी उसको टिल्ट करेंगे इट विल से टर्न बैक एंड रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजिशन, चाहे आप इसको किसी भी डायरेक्शन के अंदर टिल्ट करेंगे. दिस इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ वॉल्यूम will align themselves in a single line in the vertically to each other. Now in unstable equilibrium, G is located above B. The center of gravity is located above the center of volume. Any disturbance from the equilibrium position will create a destroying couple that will turn the body away from the original position. Simply again I repeat, any disturbance from the equilibrium position will create a destroying couple that will turn the body away from the original position. देखें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये ऐसी चीज़, ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे बॉडी अगर एट रेस्ट है तो थोड़ी सी अगर उसके अंदर कोई वेरिएशन आएगी तो वो अनस्टेबिलिटी इस किस्म की पैदा कर देगी, अनस्टेबिलिटी of a immersed body. देखें stability, we are basically going through the stability of immersed body. So stable उस सूरत के अंदर होगी when center of gravity will lie under the center of volume. और किसी बॉडी की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, किसी भी immersed बॉडी की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप सिंपली उसको थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा सा मूव करें. if it returns back to its position then it is in stable equilibrium. and अगर हल्का टिल्ट करने से उसकी बिल्कुल पोजीशन डिस्टर्ब हो जाए and it moves away from the original position then it is in unstable equilibrium. और ये तमाम चीज़ें immersed bodies की बातें हो रही हैं कि a body which is immersed in fluid or water. well in neutral equilibrium G and B coincide. एक ही पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंटर ऑफ वॉल्यूम भी है इस केस के अंदर. The body will always assume the same position in which it is placed. A body having a small displacement and then released neither returns to the original position nor increases its displacement. It will simply adopt to new position. So in simple words कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की स्टेट उस वक्त अचीव की हो सकती है जब पहली चीज़ तो ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ वॉल्यूम को इंसाइड कर जाएं, एक ही पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंटर ऑफ वॉल्यूम भी हो. देन द बॉडी विल ऑलवेज एज्यूम द सेम पोजीशन इन विच इट इज़ प्लेस्ड. तो उस सूरत के अंदर जिस पोजीशन के अंदर आप बॉडी को रखेंगे वो उसी पोजीशन के अंदर रहेगी विदाउट बीइंग डिस्टर्ब. ना तो ये ओरिजिनल पोजीशन के अंदर और या एट रेस्ट पोजीशन के अंदर मूव करके आएगी और ना इट विल टिल्ट अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जिस पोजीशन के अंदर यू विल लीव इट विल स्टे इन दैट पोजीशन इफ द बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. नाउ ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनके साथ मैं अभी तक के जो कुछ हमने किया उसको यहाँ तक ला के छोड़ता हूँ. बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द 11th एंड ऑनवर्ड्स लेक्चर जिसके अंदर हम डिफरेंशियल एनालिसिस देखेंगे, फ्लूइड फ्लो का डिफरेंशियल एनालिसिस करेंगे और कंप्यूटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे और सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे. तो उससे पहले तरीक़ाकार हमेशा से ही होता है कि जो एक स्टैंडर्ड सेट करके या 10 लेक्चर्स या 12 लेक्चर्स के बाद एक दफ़ा इसको रिव्यू कर दिया जाए. सो अभी तक के लिए मैं इसको यहाँ तक छोड़ के आपके लिए ओपन छोड़ देता हूँ कि आप इसको देखें और एनालाइज करें और अभी तक की जो कुछ हमारी स्टडी है इसको समराइज कर लें एंड गेट कमांड ओवर इट. क्योंकि अभी तक रिलेटिवली काफ़ी सारा आसान पोर्शन था जो हमने कवर किया और ओवरऑल तो कोर्स सारा ही आसान कोर्स है ऑफ दिस फ्लूइड मैकेनिक्स. बट अभी तक का जो उसका पोर्शन था इट वाज रादर इजी. कुछ कंप्यूटेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई 6th लेक्चर से ऑनवर्ड जहाँ पे हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखा. तो इसलिए ये रिव्यू इसलिए दिया जा रहा है इस आखिरी थोड़े से टाइम के अंदर आज के लेक्चर के ताकि आप को इतना वक्त दिया जा सके. एक दफ़ा आप इसको ख़ुद सुन लें दोबारा कि हमने क्या क्या चीज़ें की, ज़रा आपके जहन में भी रिकॉल हो जाए कि क्या हो रहा है और हम क्या करना चाह रहे हैं. और दूसरा ताकि हम
इसको अच्छे से समराइज करके क्लोज कर लें, एंड वी जस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ टू मूव ऑन towards the more complicated and difficult sort of things like the differential analysis of the fluid, the continuity equations or the momentum equations, जो कि governing equations हैं of any real or ideal fluid. So I'll start with the review of the lectures. First lecture, obviously, that was introductory lecture, and I told you about this course and about myself, and we discussed some general concepts and problems जो कि students को face करने पड़ सकते हैं या student feel concerned about them in one way or the other. So ये पहले lecture के अंदर तो सिर्फ से introductory चीज़ें ही चलती रही, मेरी study से related, इस course से related, इसकी evaluation से related, और ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर discuss की. In the second lecture, we discussed the systems, surroundings, control volume and control surface. हमने देखा कि कैसे system किस चीज़ को कहते हैं और surroundings क्या हैं, कैसे किसी भी confined boundaries के अंदर जो कुछ हो रहा है हम उसको एक system कहेंगे, और उन boundaries के बाहर जो कुछ भी है हम उसको surrounding कहेंगे. And then what is a control volume and what is a control surface. ये दो concepts ज़रूर थे कि कंट्रोल वॉल्यूम को किस तरीके से जो इनगल्फ और लपेटने वाली सरफेस है उसको कंट्रोल सरफेस कहा जाता है. देन इन दैट लेक्चर वी वेंट थ्रू द कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइड. फ्लूइड के कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, व्हाई वी ट्रीट फ्लूइड एज अ कॉन्टिनम, और उसका एडवांटेज क्या. सबसे बड़ा एडवांटेज अगेन उस वक्त मैंने बताया था, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वी कैन एज्यूम ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड एज continuous properties. We need not to worry about the continuity of the, say, velocity or the density. Density of a fluid will be discontinuous at any point. No. And it provides us the opportunity and the freedom कि हम differential calculus के methods को use करते हुए fluid mechanics के problems को solve कर सकें. So this is a big advantage of the continuum approach which we use in the fluid mechanics. Then we went through the differential versus integral approach of the fluid analysis. Then the Eulerian and Lagrangian descriptions हमने discuss की. Eulerian description क्या है और Lagrangian description क्या है, again इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है. दोबारा अगर आप generally if you are listening to me, then just generally write it down at this point of time on your say notepad in a simple word, what is Eulerian description and what is Lagrangian description. इन दोनों में से कौन सी description है जो particles के individual motions को analyze करती है, and कौन सी description है जो particle के on the whole number of particles को लेके उसको एनालाइज करती है, डिस्पाइट विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स. और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने क्या चीज़ उस लेक्चर के अंदर देखी थी कि कौन सी अप्रोच जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा यूटिलाइज होती है कंपेयर टू द अदर. देन गोइंग थ्रू द डायमेंशंस एंड यूनिट्स. डायमेंशंस एंड यूनिट्स को देखा था कि किस तरह डायमेंशंस क्या चीज़ हैं और यूनिट्स क्या हैं और दोनों में क्या फ़र्क है, और किस तरीके से डायमेंशन ज़रूरी हैं और किस तरीके से यूनिट्स ज़रूरी हैं, कहाँ पे हमें डायमेंशंस के कंसीडर करने की ज़रूरत है और कहाँ हमें यूनिट्स की कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और किस तरह हमारे लिए फ्लूइड मैकेनिक्स के लोगों के लिए परहैप्स डायमेंशंस आर इनफ, बट फॉर इंजीनियर्स उनको यूनिट्स में जवाब चाहिए. सो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में बड़ी क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं, एंड वी वर्क ऑन इट इन अ वेरी डिटेल्ड वे. देन समरी ऑफ थर्ड लेक्चर. तीसरे लेक्चर में we discussed the concepts of pressure, temperature and density. ओके, इन टर्म्स से आप पहले भी फेमिलियर थे, लेकिन ज़रा डिटेल में हमने देखा था कि what is pressure, what is temperature and what is density. टेम्परेचर को एवरेज काइनेटिक एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देखा, और डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और फिर देन प्रिसाइजली फ्लूइड मैकेनिक्स के
कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने इसको स्टडी किया। उसके बाद we studied the flow and its type, कैसे I categorized, अब यहाँ से onwards फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके हम चले थे। फ्लो कोई भी चीज़ जो बह जाए उसको हमने फ्लूइड का नाम दिया, और ये बहने के फिनोमेना को हमने फ्लो का नाम दिया, या इसको हमने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि इफ़ द डिफॉर्मेशन ब्रॉट बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस और फोर्स into a body is continuous and infinite, then this phenomena is called flow and the body is known as fluid. So कोई भी अगर disturbance जो है वो continuous और infinite हो किसी body के अंदर किसी भी force के action के नीचे, then this is called the phenomena of flow and the body is called fluid. मुख्तलिफ तरह के फ़्लोज़ हमने उसके बाद डिस्कस किए थे, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कैटेगरीज़ की किस किस तरह हम इसको कैटेगराइज करते हैं, जिसके अंदर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फ़्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, विच इज़ ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस, क्योंकि जैसा कि आपने उसके बाद देखा, परहैप्स तीसरे लेक्चर में आप उससे इतने फेमिलियर नहीं थे, बट इन द 7th और 8th लेक्चर व्हेन वी वर डीलिंग विद द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशंस, तो वी सॉ इन डिटेल के किस तरह कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की क्लासिफिकेशन हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल वहाँ साबित हुई हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, और उस हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की कैटेगराइजेशन करने के लिए किस तरीके से हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के बाद हमने रोटेशनल और एयर रोटेशनल फ्लोज भी डिस्कस किए, किस किस्म के फ्लोज को रोटेशनल फ्लोज कहा जाता है और किस किस्म के फ्लोज को एयर रोटेशनल फ्लो कहा जाता है। एंड उस पॉइंट के ऊपर कुछ चीज़ें आपसे जनरली भी डिस्कस हुई कि किस तरह आप जनरली आप कोई भी मैच स्टिक थ्रो करके किसी भी फ्लो फील्ड के अंदर ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ रोटेटिव और इरोटेशनल फ्लो। देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस, कितने टाइप्स की फ्लो लाइंस होती हैं, इसमें स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस, स्ट्रीक लाइंस, टाइम लाइंस, स्ट्रीम ट्यूब्स, सारी चीज़ें शामिल थी। इनकी डेफिनेशंस हमने देखी विदाउट गोइंग इनटू द कंप्यूटेशन, जो इनकी इक्वेशंस और जो इनकी इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो हम डिफरेंशियल एनालिसिस, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड्स जो हम काम करेंगे वो उनमें अगेन एक दफ़ा स्ट्रीम लाइंस और इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखेंगे when we will be performing the differential analysis of a fluid flow. Then we discuss the concept of field and the stress field. At that point I told you what a field is. कि a student most of the times when we are teaching in the class, the student gets confused कि oh I know what is velocity, but what is a velocity field? ये नाम फील्ड हम क्यों लगा देते हैं, वेलोसिटी फील्ड, टेम्परेचर फील्ड, डेंसिटी फील्ड। तो आई टोल्ड यू दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फील्ड इज से very much close to the concept of continuum, that it assigns a particular value in its vicinity. तो अगर तो ये assigned value vector quantity हो तो then the field is vector field, and if it is a scalar quantity then the field is scalar field. For example vector fields के अंदर वेलोसिटी फील्ड, एक्सेलरेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तमाम चीज़ें हैं, जबकि स्केलर फील्ड्स के अंदर टेम्परेचर फील्ड है, एयर फील्ड है, और ये इस किस्म की चीज़ें डिस्कस होती हैं. देन वी डिस्कस्ड स्ट्रेस, वी सॉ दैट इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, और हमने इसको मेट्रिक फॉर्म के अंदर लिखा था, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था स्ट्रेसेस को नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस या टेंजेंशियल स्ट्रेसेस के अंदर. और हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये देखा था कि इफ़ अ फ्लूइड इज़ एट रेस्ट then all the shear stresses will vanish and the only thing to survive will be the normal stresses. Also for viscous fluids the shear stresses will play their part, but for inviscid fluids or for ideal fluids the tangential stresses again will be zero and only the normal stresses will survive. Lecture 4
We computed the velocity of the fluid at a point in the form of local and particle rate of change. हमने velocity जब calculate की थी of fluid at a particular point, तो हमने उस point को in terms of different coordinates and time represent किया था, and we saw that कि किस तरह fluid particle जब एक point से दूसरे point पे move करेगा तो there will be change in its coordinates as well as its time. So ये दो किस्म के changes, एक तो coordinates के अंदर change, उनकी orientation के अंदर change with respect to a particular origin or the frame of reference. Along with the coordinates there is a change in the time as well. So ये दो किस्म के changes हैं और दोनों को हमने incorporate किया था, जहाँ हमने total change measure किया था in terms of local change and the convective change. So in the fourth lecture we discussed the total change in the form of the local and convective rate of change. Then all important concept of viscosity of a fluid was discussed in the fourth lecture. उस point पे भी, उस lecture में भी I told you कि the concept of viscosity is very important as far as fluid mechanics is concerned. Though अभी इस 10th lecture के end तक आप ये सोचते होंगे अभी तक तो हमने उसको कहीं यूटिलाइज नहीं किया, बट होपफुली जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे कोर्स का उसके अंदर आप इसकी यूटिलाइजेशन काफ़ी सारी देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई कंसिडरेबल कंप्यूटेशनल काम किया नहीं. वी आर जस्ट गोइंग थ्रू बेसिक चीज़ें. एक इक्वेशन जो हमने पढ़ी है दैट इज़ द बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, और ऑब्वियसली दैट डील्स विद द हाइड्रोस्टैटिकिज्म. So fluid at rest, so there is not much contribution of viscosity into that, but once we'll start moving towards the real fluids and the motion of real fluids, then the viscosity will heavily play its part. तो हमने चौथे लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरीके से viscosity is the measure of the resistance of a fluid which it shows towards a motion. मोशन को अपोज करने की एक बॉडी के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक, कितनी सलाहियत पाई जाती है, इस चीज़ को मेजर करने का नाम विस्कोसिटी है. फिर विस्कोसिटी को यूज़ करते हुए हमने फ्लूइड्स की क्लासिफिकेशन की थी रियल एंड आइडियल फ्लूइड्स के अंदर. तमाम वो फ्लूइड्स जिनके लिए विस्कोसिटी ज़ीरो होती है हमने उनको आइडियल फ्लूइड्स कहा था, और तमाम नॉन ज़ीरो विस्कोसिटी fluids को real fluids कहा था. And at that point I told you that ideal fluids don't exist, so it is just a hypothetical concept, but under some considerations where the effects of viscosity are negligible, we create certain certain fluids in engineering problems as the ideal fluids. और उस लेक्चर के अंदर आई ऑल्सो गेव यू एन एग्जांपल ऑफ दो ग्लासेस लेके आप दोनों को उल्टा कर दें, एक में वाटर लें और एक में हनी, तो यू विल सी कि किस तरह वाटर विल जस्ट स्पिल आउट एट वंस बट हनी विल resist to the motion and it will move very slowly. So this is the tendency and this is the difference which is in the viscosities of the water and honey, which makes one water the flow quickly and the other one to move very slowly and pessimistically because it resists the flow. And इसी viscosity को यूज़ करते हुए सबसे पहली क्लासिफिकेशन विस्कोसिटी की बेस के ऊपर जो हमने फ्लूइड की थी वो आइडियल और रियल फ्लूइड्स की थी. सबसे पहली क्लासिफिकेशन अगेन एक क्लासिफिकेशन यहाँ से चली और फिर इसी क्लासिफिकेशन को हमने मज़ीद डिटेल से क्लासिफाई किया था इनटू डिफरेंट ब्रांचेस इन द नेक्स्ट लेक्चर. वेल, in fifth lecture we studied about the Newtonian and non-Newtonian fluids in detail. हमने बड़ी डिटेल से देखा what are the Newtonian and what are the non-Newtonian fluids. Again classification शुरू हुई है विस्कोसिटी के बेस के ऊपर एंड विस्कोसिटी को ही लेके हम कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन मज़ीद करते जा रहे हैं. पहली क्लासिफिकेशन जो कि फोर्थ लेक्चर के अंदर न्यूटोनियन नॉन रियल एंड आइडियल फ्लूइड्स की थी. नाउ रियल फ्लूइड्स की दो क्लासिफिकेशन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमने उन तमाम फ्लूइड्स को कहा था जिनकी shear rate is linearly proportional to the
जिनकी shear stress is linearly proportional to the deformation rate, और जिनके deformation laws और जिनके viscosity can be determined making use of the Newton's law of viscosity. Whereas non-Newtonian fluids, हमने उन तमाम fluids को कहा था जिनमें shear stress is not linearly proportional to the deformation rate, और हमने फिर उनकी कुछ examples भी देखी और हमने उनका graphical analysis भी किया था उनके stress और strain relationship का. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की डिफरेंट टाइप्स और उनकी क्लासिफिकेशन भी हमने 5th लेक्चर के अंदर ही डिस्कस की थी. एंड इन दैट लेक्चर एट दैट पार्ट आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, द टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स, द टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स एंड द विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स. टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स के जो डिफॉर्मेशन रेट और shear स्ट्रेस हैं दे डू नॉट डिपेंड, जो अपेरेंट विस्कोसिटी of the time independent fluids that does not depend upon the time. Instead they are shear dependent, यानी जितनी ज़्यादा आप उसको deformation देते जाएंगे तो उनकी apparent viscosity या increase या decrease करती जाएगी depending upon their type. Either they are shear thickening or shear thinning fluids or Bingham plastic fluids. और तो time independent fluid की 3 characteristics, 3 branches भी हमने डिस्कस की थी फर्दर, जिनके अंदर shear thinning, shear thickening और Bingham plastic fluids शामिल थे. दूसरी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की जो क्लासिफिकेशन है दैट वाज द टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स, कि जिनके अपेरेंट विस्कोसिटी डिपेंड करती है अपॉन टाइम. एंड द थर्ड वन वाज द थर्ड क्लासिफिकेशन एंड वन ऑफ द important classifications of non-Newtonian fluids is the viscoelastic fluids, and I told you these are the fluids जिनके अंदर viscosity as well as elasticity के effects भी पाए जाते हैं. So velocity, viscosity and elasticity, यानी एक तो ये कि these fluids oppose the motion, and secondly whenever the stress is removed they tend to move back towards their original position. So such fluids are called viscoelastic fluids, as the name suggests, and I told you the name suggests that it is a combination of visco and elastic sort of material. फिर कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड सॉल्व की थी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे और जो हमने जिनका सॉल्यूशन ऑब्टेन किया था, मेकिंग यूज ऑफ सर्टेन थिंग्स, फ्लू ट्रैप बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, और उससे रिलेटेड जब हम लेके चीज़ें चले थे डिफरेंट तरह की एग्जांपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज़ किया था एंड पावर्स लॉ मॉडल भी हमने यूज़ किया था इन दीज एग्जांपल्स. देन इन लेक्चर 6 वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स. कुछ मजीद इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे रिलेटेड टू द फ्लू ट्रैप बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स फॉर नॉन-न्यूटोनियन फ्लूइड एज वेल. कुछ एग्जांपल हमने नॉन-न्यूटोनियन फ्लूइड से रिलेटेड भी की थी जहां हमने एक डायलेटेंट फ्लूइड को ट्रीट किया था, एंड कुछ न्यूटोनियन फ्लूइड से रिलेटेड भी हमने सॉल्यूशंस ऑब्टेन किए थे. देन some definitions like material description, material coordinates and material variable, then special description, special coordinates and special variable, and the D'Alembert-Euler acceleration formula with examples was discussed in lecture 6. इस 6th lecture के अंदर ये जो D'Alembert-Euler acceleration formula हमने डिस्कस किया था. इट वाज बाय मेकिंग यूज ऑफ द टोटल डेरिवेटिव व्हिच वी डिराइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पे हमने टोटल डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ लोकल एंड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव स्टडी किया था. और वी सॉ दैट कि किस तरीके से ये 2 तरह के डेरिवेटिव हमें 2 तरह की एक्सेलरेशन देते हैं, जिनमें कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग हैं. फिर सम एग्जांपल्स हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, कुछ एग्जांपल्स डिटेल में डिस्कस की थी जो कि बड़ी रिलेटेड थी टू द D'Alembert-Euler acceleration formula, in which we calculated the local acceleration as well as the convective acceleration. इन लेक्चर 7 शुरू में तो कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड चीज़ें थी जहां हमने सरफेस टेंशन को स्टडी किया था. सरफेस टेंशन को ब्रीफली ये देखा था
कि होती क्या चीज़ है, और आई टोल्ड यू, आई गेव यू 1 or 2 एग्जांपल्स कि किस तरीके से आप इसको अगर फील कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं विद योर नेकेड आई। आप इसको देख सकते हैं कि क्या चीज़ सरफेस टेंशन होती है और किस तरह के से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इन योर डेली लाइफ। देन ऑब्वियसली आई ऑल्सो टोल्ड यू इन दैट लेक्चर कि चूँकि सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड बहुत कम है कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड द प्रेशर फोर्सेस, सो हम सरफेस टेंशन को कंपेयर टू दीज फोर्सेस नेग्लेक्ट भी कर देते हैं इन सम केसेस। देन वी डिस्कस द स्टैटिक्स एंड फ्लूइड स्टैटिक्स का जिक्र 7वें लेक्चर में बहुत बाद में आया। जब पहले लेक्चर के अंदर हम कुछ चीज़ें फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स की डिस्कस कर रहे थे, तो फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ 7वें लेक्चर के अंदर हमने जब बेसिक चीज़ों को दोबारा रिकॉल किया और इक्विलिब्रियम को स्टडी किया। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इट इज़ द स्टेट in which the forces balance each other, or in which a body is balanced under the action of forces acting on it. फिर equilibrium की मुख्तलिफ states हमने खुद देखी, which is static and dynamic sort of equilibrium। उन दोनों equilibriums को देखा और किस तरह ये देखा कि जो fluid statics है it works for a fluid which is at rest or is in static equilibrium। Then Pascal's law of hydrostatics हमने पढ़ा और सिर्फ उसके स्टेटमेंट से गो थ्रू किया, एंड we studied that it states that pressure acting on a particular particle is directed inwards from all directions in its vicinity. So whenever pressure every particle in the fluid volume feels a pressure that is pressing it inwards from all directions. Then we went through the derivation of the basic hydrostatic equation, which is very important one, जहाँ से हमारी पहली इक्वेशन थी मेजर इक्वेशन इस कोर्स की, सो हमने यहाँ से इसको डिराइव किया एंड देन एनालिसिस अगले 2 लेक्चर्स में इसका द एनालिसिस ऑफ बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन कंटिन्यूड विद अस। So these were the contents of lecture 7. In lecture 8, चूँकि we went through the basic hydrostatic equation in lecture number 7, so in lecture 8 हमने उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू किया। हमने बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स स्टडी की, हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स को स्टडी किया। हमने देखा कि किस तरीके से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए कैसे हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म और क्या शेप हुआ करती है। ऑल्सो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ, अब आप देखेंगे शुरू में अमूमन स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज़ कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोज हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आके एक पहली एग्जांपल ज़रूर मिली कि जनाब किस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो हमें कैसे हेल्प आउट करती है। जब हमने इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल की क्लासिफिकेशन कर ली थी तो हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को भी 2 कैटेगरीज के अंदर स्प्लिट अप कर दिया। वन वाज फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स एंड द अदर वन वाज फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। एंड in that lecture we saw that how the pressure distributed within a liquid and within a gas or air is measured. Basically hydrostatic equation tells us about the pressure distribution within the volume of a fluid. It can be liquid or it can be gas. So ये pressure distribution से related चीज़ें थी। तो जब हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन डिराइव की तो इट वाज मोर लाइक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन और द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लिक्विड्स, एंड व्हेन वी डिस्कस्ड इट फॉर द कंप्रेसिबल फ्लूइड्स देन इट वाज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गैसेस। और फिर हमने इन फार्मूलाज को ज़रा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूटिलाइज किया था इनटू कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स। टॉरिस प्रिंसिपल भी हमने एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इन डिटेल एंड जिसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स और देखी थी कि हाउ प्रेशर हेड एंड द एलिवेशन हेड एंड द पीजोमेट्रिक हेड आर डिफाइंड। देन लेटेस्ट लेक्चर जो हमने किया इन लेक्चर 9, द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिक फ्लूइड्स। किस तरह
स्टैटिक फ्लूइड्स के अंदर नो मैटर लिक्विड्स हों या गैसेस हों, हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करते हैं और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बेसिक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की। आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि किस तरह वर्टिकली प्रेशर तो वेरी करेगा बट हॉरिजॉन्टली देयर विल बी नो चेंज इन द प्रेशर। Then we discussed some word problems which were obviously worth doing and which were very important, जहाँ पे हमने pressure distribution in liquids and in gases देखा। और फिर एक एग्जांपल हमने ऐसी भी की जहाँ पे हमने एयर को फर्स्ट पहले कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के तौर पे डील करते हुए प्रेशर वेरिएशन फाइंड की एंड देन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के तौर पे डील करते हुए उसकी प्रेशर वेरिएशन फाइंड की एंड इट वाज compared also. The two results were compared. Also the compressible fluids के लिए pressure distribution के केस के अंदर we use the equation of state as well, जो कि यहाँ उस example के अंदर हमने use की थी। Then I gave you brief definitions and introduction to the standard atmosphere. What are the standards and what exactly is the standard of atmosphere and how we can compute these, and a table was shared with you which contains the value of different pressures, densities and temperatures at different altitudes. Well, in this lecture, which is the 10th lecture, it completes the first say decade of lectures. So we discussed the buoyancy, the buoyant force, center of buoyancy, then the Archimedes principle, the stability of an unconstrained submerged body in a fluid, stable, unstable and neutral equilibrium. Then in the later half of this lecture I gave you a brief review of what we have done so far. So this lecture was basically meant to discuss some of say some sort of जो जिसको स्टूडेंट्स अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि बोरिंग कॉन्सेप्ट्स कि जनाब पता नहीं इनका क्या ताल्लुक है ये वो, लेकिन ज़रूरी चूँकि चीज़ें हैं जो कि एटलीस्ट आपको फेमिलियर होना ज़रूरी है। सो दिस लेक्चर वाज कंसर्न कि कुछ तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस किए जाएं और दूसरा अभी तक के प्रोग्रेस को हम समराइज़ कर दें एंड वी जस्ट गेट रेडी फॉर व्हाट वी हैव टू डू अप नेक्स्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड मोशन शुरू करेंगे एंड विल गो फॉर दैट एंड इट विल कंटेन, जो लोग कंप्यूटेशन को एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने लिखाने को एंजॉय करते हैं और कैलकुलेशन को एंजॉय करते हैं, और दे विल एंजॉय दैट क्योंकि उसके अंदर हमारा कंप्यूटेशनल वर्क ऑब्वियसली थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस। कोशिश हमेशा से ये होती है कि चीज़ों को आपके लिए आसान इतना करके पेश किया जाए कि आपको ये मुश्किल भूल जाए कि हमें क्लास में नहीं है एंड यू कांट आस्क मी डायरेक्टली डिफरेंट क्वेश्चंस। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने इस 10 लेक्चर की प्रोग्रेस को कवर करें। बहुत स्मूथली कोर्स को हमने ट्रांसलेट किया है और यहाँ तक लेके चले हैं, इससे आगे भी इसी तरह स्मूथली लेके चलेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी तक 10 लेक्चर में आप भी एग्जैक्टली यहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ तक हमारा कोर्स पहुँचा है, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। इन 10 लेक्चर्स के आउटपुट आप अपनी खुद इवेल्युएट करें कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दीज 2 lectures and review them so that you can see where you are standing after 10 lectures, and then obviously at the end of 20th lecture I'll again come to you and say okay where you are standing at the end of the 20th lecture and इसी तरह onwards. Well, with this I take you to the today's quote, and it states that sometimes it is good to review your life and think of what you have done so far and what is left to be done. आज के लेक्चर की कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये कोट आई सेलेक्टेड फॉर यू, आई रोट इट फॉर यू। समटाइम्स इट इज़ वेरी गुड और वेरी हेल्पफुल टू रिव्यू योर लाइफ। कभी मोस्टली नहीं, मोस्टली कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादातर माजी की यादों के अंदर गुम हुए रहते हैं, वो नहीं, किस दिन बैठें वक्त निकाल के और ज़रा क्रिटिकल एनालिसिस करें अपनी लाइफ का, रिव्यू करें कि आपने अभी तक की अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या अटेन किया और क्या अचीव किया। इट्स वर्थ डूइंग इट। बैठें और ज़रा सोचें सही, क्योंकि इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव लर्नड एंड व्हाट यू हैव गेन्ड थ्रू आउट दिस टाइम इन दिस लाइफ सो फार, एंड obviously again on the other hand it will give you an opportunity to learn what you have not gained
अभी तक आपको क्या नहीं मिला, अभी तक आपको क्या नहीं हासिल हुआ और आपको क्या हासिल करना है। तो थोड़ा सा वक्त निकालें, अपनी ज़िंदगी को ज़रा रिव्यू करें एंड सोचें सही कि आपने क्या खोया और क्या पाया और आप क्या पाना चाह रहे हैं, ताकि एटलीस्ट यू शुड बी क्लियर अबाउट योर लाइफ। आपका जहन, आपका दिल, दिमाग क्लियर हो कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं और क्या, क्योंकि समटाइम्स and even most of the times most of the students don't know what they are willing to, what they are going to do, what they want to do with their life, क्या करना चाहते हैं या उनको क्या करना चाहिए। सो I'll suggest you कि बैठें, अपने आप को रिव्यू करें। ये जो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल गुजरे हैं, जब से आपने और संभाला है, उसको एनालाइज करें, एनालाइज करके देन सी व्हाट यू हैव गेन्ड एंड आपके अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स, अपने प्रोज एंड कॉन्स एंड फिर अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर अपनी आगे की ज़िंदगी प्लान करें। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को बहुत सी आसानियाँ दे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माई साइड। अस्सलाम वालेकुम।